राधिका जी, मेरा सीधा सवाल और सवाल ये है, भाई प्रस्ताव तो आप ही की सरकार के वक्त गया था, और जब ये प्रोजेक्ट शुरू हो रहा था तब तो किसी को पता भी नहीं था कि कोविड आ जाएगा, ऐसी कोई महामारी होगी। और दूसरी चीज मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूं, संसद तो देश की होती है ना, चलिए आज इनकी सरकार है, कल आपकी होगी, तो फिर संसद तो देश की धरोहर है ना, किसी पार्टी की कैसे हो गई, किसी प्रधानमंत्री की कैसे हो गई? चलिए कुछ भारतीय जनता पार्टी की धरोहर पर चर्चा करते हैं। बहुत हुआ महंगाई पर वार, बहुत हुआ महंगाई का वार। अब की बार मोदी सरकार, याद है ना ये आपको, महंगाई के ऊपर बहुत बड़े बड़े लक्ष्यदार नारे आए थे। महंगाई कम हुई क्या? फिर बोलूंगी, ये गिनवा रहे हैं कि हम इनके टाइम पे सिर्फ 40% आए। आप तो मोदी जी की सरकार है, आपने तो महंगाई बढ़ानी नहीं थी, आपने तो कम करनी थी। लाला रामदेव इनकी गारंटी लेते थे, बड़ी बड़ी बातें होती थी। मैं फिर बोलूंगी, डॉलर रुपया एक बराबर होना था, पेट्रोल डीजल के दाम कम कर देने थे। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से कितनी महंगाई बढ़ी सब जानते हैं। फिर बोलूंगी, बहुत हुई महंगाई की मार। अब की बार मोदी सरकार, 2 बार वोट मिला ना, महंगाई की मार तो बढ़ती जा रही है। चाहे वो अनप्लान्ड आप जब डिमोनेटाइजेशन लेकर आए, आपने तब भी वादा किया था, बड़ी बड़ी बातें हुई थी, कहा था टेररिज्म खत्म हो जाएगा, कहा था काला धन वापस आ जाएगा। काला धन तो कोई वापस आया नहीं, इनके मित्र लेके भाग गए, और चर्चा से ये लोग भाग रहे। संसद भवन तो ये बना रहे, उसमें इन्होंने चर्चा से तब भी भागना है। अदानी साहब पे तो ये तब भी नहीं बोलेंगे, तो नया बना किसके लिए रहे जब इन्होंने उस पर कुछ चर्चा नहीं करनी। और मैं फिर बोलूंगी, यहाँ पे ये इनकी आदत है, पहले ये कांग्रेस में होते थे तब वहां पे उनको सर्टिफिकेट बांटते थे, अब ये मुझे सर्टिफिकेट बांटने चले हैं कि मैं भारतीय हूं कि नहीं। मेरे को एक शहजाद पूनावाला सर्टिफिकेट नहीं देगा कि मैं भारतीय हूं कि नहीं। मैं एक ऐसे परिवार से आती हूँ जिन्होंने शहादत दी है इस देश के लिए जब स्वतंत्रता की लड़ाई कर रहे थे। तो शहजाद पूनावाला, अपने सर्टिफिकेट अपने पास रखो। और ये जो बचकाना मजाक करते हो ना, एक बार भी आप ना एक अडल्ट हो, और हम एक बहुत ही बड़े न्यूज चैनल पे, और दीपक जी एक बहुत वरिष्ठ पत्रकार है जो एक अच्छी चर्चा कराते हैं, और एक सीधा सवाल वो आपसे उन्होंने भी पूछा, महंगाई एक जो आम जनता को तंग करती है, लेकिन क्या मिलेगा? ओहो दीदी, नहीं, ओहो दीदी, मजाक बना रहे हैं क्या? ऐसे इन्होंने देश की जनता का मजाक उड़ाया। आप उड़ाइए मेरा मजाक, शहजाद पूनावाला, खुले आम मजाक उड़ाइए आप मेरा डिबेट पे। इससे आप अपनी मानसिकता बताते हैं कि कैसे आप देश की जनता को समझते हैं, जो पूछती है कि कब महंगाई कम होगी। आपने नारा दिया था, मेरा नारा नहीं था। मोदी जी कहते थे बहुत हुआ महंगाई का वार, अब की बार मोदी सरकार, क्यों हमें महंगाई झेलनी पड़ रही है? आप तो कांग्रेस से अलग थे जी, क्या हुआ? शहजाद जी बोलिए। दीपक जी देखिए, मैं आंकड़ों में हमेशा बात करता हूं, और मैं हमेशा तर्क और तथ्य के साथ बात करता हूं। हालांकि इनको मेरा दीदी कहना उनको बुरा लगा और अपमानजनक लगा, पता नहीं और कौन से शब्द इनको सम्मानजनक लगते हैं। बहरहाल कांग्रेस में तो चरित्र है तंचमाल बोलने का, शायद अब वो सम्मानजनक है और दीदी अपमानजनक है, पहली बात पता चला। बहरहाल मुझे उसमें नहीं जाना है। देखिए मैं दीपक जी आंकड़ों पर नहीं, दिग्विजय सिंह का तंचमाल का बयान था। मैं तो ऐसे शब्द, मानो मैं दीपक जी, मैं तो हर महिला को अपनी बहन और मां मानता हूं, मेरे तो सोच में भी नहीं आता, पर अपने ही कॉलीग को उन्होंने तंचमाल कहा था जी। अब वो छोड़ दीजिए ना, उसमें नहीं जाते, ये विषय नहीं है आज की डिबेट का। मैं तो दीदी ही कहता हूं, हमारी सारी बहनों को। अब देखिए मैं एक एक करके आंकड़े रखना चाहता हूं। दीपक जी, एवरेज इन्फ्लेशन, और अभी आप कोई भी अर्थव्यवस्था के जानकार को अपने शो में तुरंत जोड़ लीजिए फोनों के माध्यम से, 8.81% यूपीए के पूरे कालखंड में, जबकि 2 ऐसी चुनौतियां नहीं थी जो आज हमने देखी, कोविड वॉर और यूक्रेन रशिया क्राइसिस। आज इन दोनों चुनौतियों के बावजूद मोदी जी की सरकार में एवरेज एनुअल इन्फ्लेशन 4.81%, मतलब कि जो हमारा टारगेट होता है 5-6% आरबीआई का, उससे भी कम रहा है एवरेज एनुअल इन्फ्लेशन। एक दो बार 6% 7% के ऊपर गया जब ये कोविड क्राइसिस और यूक्रेन रशिया वॉर हुआ, परंतु इनके समय पर 10 से 12 तक लेकर लगातार 10% से ऊपर था, और ये आप आंकड़े खुद भी आप जानते हो और आप निकाल भी सकते हैं। दूसरी बात, मैंने इनसे पूछा कि बताइए वैनिटी की परिभाषा क्या है? क्या देश के लोगों के लिए एक बन रहा नया संसद भवन जिसमें सभी लोग चुनकर जाएंगे वो वैनिटी है? तो 400 स्कीम, शौचालय से लेकर एयरपोर्ट तक एक परिवार के नाम पर बना देना, ये वैनिटी है या नहीं है? दूसरी बात। तीसरी बात, इन्होंने कहा कि शहजाद पूनावाला का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, मेरे देश में देशभक्त जो है शहीद हुए। मैं कहां मना कर रहा हूं, हमारे हर एक परिवार से शहीद हुए हैं, और शहजाद पूनावाला भी वो परिवार से है जिसने पाकिस्तान के विचार को लात मार के उसके परिवार ने यहां पर रहने का निर्णय किया। तो मुझे भी आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। पर हां, एक चीज मैं जरूर कहूंगा, जिस प्रकार की टिप्पणी उन्होंने रामदेव जी पर की, रामदेव जी एक संत आदमी है, एक साधु आदमी है, वो एक बाबा है, उनके लिए उन्होंने क्या कहा? लाला रामदेव, मतलब एक जाति सूचक शब्द से, क्योंकि वो एक व्यापार चलाते, आत्मनिर्भर भारत का वो एक प्रतीक है, तो उनको किस प्रकार से जाति सूचक शब्द के साथ इनको मारा गया और किस प्रकार से अपमानित करने की कोशिश की गई। एक तो लाला होना या एक व्यापार करना वो भी बुरा नहीं है, और जो बाबा जी कर रहे हैं अगर आत्मनिर्भरता का एक प्रतीक है तो उसमें क्या बुरा है? यही दिक्कत है। विदेशी बिल्डिंग चलेगी, विदेशी नेतृत्व चलेगा, विदेशी हस्तक्षेप चलेगा, पर भारत जो एक
एक नए संकल्प के साथ बढ़ रहा है और अपने आजादी के अमृत महोत्सव में है, जब वो अपने ही जनता के लिए एक नया पार्लियामेंट का बिल्डिंग आत्मनिर्भर रूप से तैयार करता है, तो उसकी उनको प्रॉब्लम होती है। और मैं इनसे पूछना चाहता हूं, क्या नहीं हुआ 75 में इस पार्लियामेंट की बिल्डिंग में? अरे भाई, फंडामेंटल राइट्स पर जो आघात किया गया, इमरजेंसी तानाशाही लगा दी गई, आज वो लोग लेक्चर दे रहे हैं। इसी पार्लियामेंट की बिल्डिंग में आपके और आपके सहयोगियों ने मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद को भेजा। इसी संसद भवन में आपने सारे विपक्ष के मुंह पर ताला लगा दिया। इसी संसद भवन में आपने मीडिया पर सेंसरशिप लगा दी। इसी संसद भवन में इमरजेंसी का काला कानून पारित हुआ। तो मैडम राधिका खेड़ा जी, मुझे आपके कुकृत्यों के बारे में ज्यादा व्याख्या नहीं करनी है। एक बात बता दीजिए कि 2012 में जो वैनिटी नहीं था, आज वो वैनिटी कैसे हुआ? ठीक है राधिका जी, वैनिटी शब्द का इन्होंने कई बार इस्तेमाल किया, मैं चाहता हूं कि आप उसके बारे में बोलते। फिर मेरा एक सवाल फिर से आपसे है कि ये संसद तो देश की है ना, इसको बीजेपी से जोड़ के आप तो अननेसेसरी क्रेडिट दे रहे हैं इनकी पार्टी को। देश की संसद है भाई, देश के पैसे से बनी है। दीपक जी, जरा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूछिए 2014 में आटे की क्या कीमत थी 1 किलो की, और 1 किलो अरहर दाल की क्या कीमत थी, और 1 लीटर दूध की क्या कीमत थी, और आज क्या है पता होगा। आज तो खरीदने जाते होंगे, शायद 2014 में नहीं खरीदते होंगे। बताइएगा शहजाद पूनावाला जी, आंकड़ों पे बात करते हैं। 2014 में 1 किलो अरहर दाल की कीमत कितनी थी बताइए। मैं आपको कागज के साथ बताता हूँ, ये बैग देना। आप कागज नहीं, आप अगर कभी खरीदते होंगे, मेरे को पूछने की जरूरत नहीं है आपकी तरह। 75 रुपीज केजी थी अरहर दाल, और आज जब आप खरीदने जाएंगे 130 से 140 दाम बता रहा हूँ। अच्छा, उनको क्या लेने दीजिए, मैं आपके पास आऊंगा। सीधा दुगना दाम बता रहा हूँ, सीधा दुगना दाम हो गया है। मैं इतना जानती हूँ कि जो अरहर की दाल हम लोग 75 रुपीज में खरीदते थे नॉर्मल, वो आज हमें कम से कम 130 रुपए किलो खरीदने पड़ते हैं। मुझे तो चुभती है जी, क्योंकि एक बहुत मेहनत का कमाया हुआ पैसा है। जब दुगना देना पड़ रहा है, जब वादा किया गया था कि बहुत हुई महंगाई की वार, अब की बार मोदी सरकार, तो मोदी सरकार ने दुगने दाम कर दिए हैं। यही दूध के साथ हुआ है। हर थोड़े दिन में सुबह उठते हैं जी, पता चलता है जी आज 1 रुपया लीटर बढ़ गया, आज 2 रुपया लीटर बढ़ गया। मुझे चुभता है दीपक जी, आम जनता को भी चुभता है। हो सकता है शहजाद भाई को नहीं चुभता हो, उनके पास बहुत पैसे हैं, मेरे पास नहीं है। तीसरी बात, आप जब ये बात कहते हैं कि देश की संसद है, बिल्कुल देश की संसद है। फिर मैं कहूंगी जनता भी देश की है, जिसको 70 रुपए से आज 130 रुपए 140 रुपए एक सिंपल अरहर दाल, जो एक बेसिक नेसेसिटी है, उसके देने पड़ रहे हैं। 2-2 गुना 3-3 गुना दाल चावल आटे के लिए पैसे देने पड़ रहे हैं। तो देश की जनता पहले है, क्योंकि हम जो सांसद बन के जाते हैं ना दीपक जी, वो जनता के नौकर और जनता के सेवक होते हैं। अगर हमारी देश की जनता महंगाई से जूझ रही है, तो हमें हक नहीं है कि हम महंगी रेशमी और गद्देदार सीटों पे जाके बैठे।